हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो में मैं जिस एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन को लेके आया था, आज उसी का सेकंड पार्ट में लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत पिछले हमने देखा कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन के केस में हम लोग एक्सेल शीट पे हम लोग एलिजिबिलिटी निकाल रहे थे। आज एक ऐसी बिजनेस बैलेंस शीट को हम इवेलुएट करेंगे जो लॉस की बैलेंस शीट होती है, यानी कि अगर हम कहें एक नेगेटिव बैलेंस शीट को जब हम इवेलुएट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्या क्या तथ्य उसमें ध्यान में रखने चाहिए, यही सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलते अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से नेगेटिव बैलेंस शीट को या नेगेटिव फाइनेंशियल्स को इवेलुएट किया जाता है। लोन देते समय क्या क्या खास बातें उसमें ध्यान में रखी जाती हैं। स्लाइड पे चलने से पहले एक निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है आगे और इसी तरीके के कंटेंट रेगुलर लाने के लिए। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। राइट। तो अब यहाँ पे एक सेकंड इलस्ट्रेशन आपके सामने है। इस सेकंड इलस्ट्रेशन में जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने पिछली वाली इलस्ट्रेशन देखी उसमें जो प्रोसीडिंग यानी कि उस समय जो टेकिंग ईयर था उसमें ये वाली फिगर्स थी। अब उससे अगले साल के फाइनेंशियल जब फाइल हुए तो वो जाहिर सी बात है जो फिगर प्रोसीडिंग ईयर की थी वो प्रोसीडिंग लास्ट ईयर में चली गई, यानी कि उससे अगले साल के फाइनेंशियल ये थे। अब 2,58,00,000 की यहाँ पे टर्नओवर थी जो कि घट कर 2,12,00,000 पे आ गई, यानी कि यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम एक नेगेटिव बैंक जो बैलेंस शीट है उसको इवेलुएट कर रहे हैं इन केस ऑफ लॉस। अब यहाँ पे देखेंगे पहले 2,58,00,000 थी, फिर उससे अगले साल 2,12,00,000 यानी कि टर्नओवर अब यहाँ पे कम हो गई है। लगभग इसमें 18% का डिप आया है। उसी हिसाब से जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो भी कम हो गया, 13 लाख से घटकर 10 लाख पे आ गया। नेट प्रॉफिट जो पहले 7,42,000 था अब घटकर 6,18,000 आ गया है। डेप्रिसिएशन जो लगभग 1,90,000 था अब 1,60,000 आ गया, यानी कि आप देखेंगे कि कैश प्रॉफिट ईयरली इनकम जो हमने यहाँ पे दो चीज़ों को सम किया था वो पहले 9,31,000 थी और अब 7,80,000 के आसपास आ गई, यानी कि ये कम हुआ है। यानी कि जो कंसीडरेबल ईयर है उसमें आपकी ईयरली इनकम जो है वो कम हो रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसको हम लॉस बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं कि अगर आपका इस साल पिछले साल के कंपेरेटिवली लॉस बुक हो रहा है, लॉस भी नहीं कह सकते लेकिन डिक्लाइनिंग, अगर यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट माइनस में होता तो वो लॉस की बैलेंस शीट होती, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन कंपेरेटिवली लास्ट से पहले साल से कम है, लगभग 18% या 20% के आसपास ये कम है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट टर्नओवर सब कुछ कम हो रहा है अगर उससे पहले साल से कंपेयर किया जाए तो। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। यहाँ पे एक लोन भी लिया गया है जिसकी EMI 18,523 रुपये जा रही है। मैंने यहाँ पे 70% की फॉर ली है। उसके बाद इनकी मंथली इनकम जो कंसीडर हो सकती है EMI के लिए वो है 49,905 की। यहाँ पे ईयरली इनकम आ गई 7 लाख लगभग 80,000 के आसपास। इसको हम लोग अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 71,000 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 से डिवाइड किया ये 71,000 आ गया। इसका 70% हमने फॉर ले लिया, यानी कि 70% तक ये इनकम का अपना EMI दे सकते हैं, जिसकी एलिजिबल EMI इनकम आती है 49,905 रुपीज़। अब इस इनकम में से हमने ऑब्लिगेशन अगर कोई है तो माइनस करना है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन में क्या है, एक बिजनेस लोन चल रहा है जिसकी EMI 18,523 रुपये आती है, वो माइनस करने के बाद हमारा बनता है 31,382 रुपये कि ये नई और EMI दे सकती है बैलेंस शीट। अब हमने यहाँ पे रेट क्या रखा था, हमने रेट रखा था 15%, 15 साल के लिए 13% पे 1,265 रुपये की EMI आती है। 1,265 रुपये की EMI को हमने ऑब्लिगेशन माइनस करने के बाद अगर डिवाइड किया 31,382 रुपये से तो हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनती है 24 लाख रुपए की। स्टिल यहाँ पे हमने 24 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू को अगर दिया तो मार्केट वैल्यू का 70% 16,80,000 रुपये होता है। तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट हमें 16,80,000 रुपये का ही फ्रेश लोन अलाउ कर रही है।
क्योंकि इन दोनों में से जो भी कम होगा 24 लाख रुपए में से और 16,80,000 में से, क्योंकि मार्केट वैल्यू का 70% ही हम जा सकते हैं, तो जो भी विच एवर इज़ लोअर, तो हमारा 16,80,000 आता है प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख रुपए आती है, तो फिर हमारा वही लोन, क्योंकि अब प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 50 लाख है जिसका 70% 35 लाख बनता है। अब हमारी इनकम ही अलाउ कर रही है हमें 24 लाख रुपए के लोन के लिए, तो हम 24 लाख रुपए ही दे सकते हैं। विच एवर इज लोअर, प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं 35 लाख दे सकता हूँ, लेकिन इनकम के हिसाब से मैं यहाँ पे 24,80,000 ही दूंगा, तो लोन कंसिडरेबल अमाउंट मेरा 24,80,000 आएगा। इन दैट केस बीटी के लोन किस तरीके से कंसिडर करते हैं? बीटी के लोन में वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन लिए जाते हैं, जो हमने यहाँ पे माइनस किया है, देखिए आपकी यहाँ पे मंथली इनकम आ रही थी 49,000 की 70% फोयर के हिसाब से, क्योंकि आपकी जो एनुअल इनकम है उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, 71,000 रुपये आएगा, राइट। उसका 70% हमने लिया तो 49,000 आ गया। ऑब्लिगेशन 18,523 रुपये के हमने माइनस करे तो हमारी नेट मंथली इनकम 31,382 रुपये की आई। अब अगर मैं यहाँ पे ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दूँ या मैं लोन बंद कर दूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दूँगा, राइट। अब अगर मुझे लोन बंद करना है और अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, तो आप देख रहे हैं मेरी एलिजिबिलिटी झट से 39 लाख बढ़ गई। यही होता है कि जब आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आप किस तरीके से ऑब्लिगेशन को लेते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में मैं इलस्ट्रेशन लेके आ रहा हूँ कि बैलेंस ट्रांसफ़र के केस में हम लोग किस तरीके से उसके इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एक फिगर आ रही है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड कर देते हैं जिससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर वो बीटी कर रहे हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी केस में ये एप्लीकेबल होगा और किसी केस में नहीं। ये एक नेगेटिव बैलेंस शीट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.82 यानी कि ये 100% 1% 1/1 रेशो होना चाहिए था। अगर ये पिछले साल से कम है, यहाँ के डाटा ये देखिए 9,31,000 रुपये का ईयरली इनकम था, किनका? नेट प्रॉफिट का और डेप्रिसिएशन का सम। यहाँ पे नेट प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन को मिला के 7,79,000 आ रहा है। उससे पहले साल में था 9,31,000, यानी कि यहाँ ये कम हुआ है। अब अगर ये कम हुआ है तो ये नेगेटिव बैलेंस शीट कही जाती है। नेगेटिव बैलेंस शीट यानी कि पिछले साल से, पहले वाले साल से अब इस साल आपका सम कम आ रहा है। ये बढ़ेगा तो पॉजिटिव होती, ये वाला अगर बढ़ता 9,31,000 से ज़्यादा होता तो ये पॉजिटिव की बैलेंस शीट होती। अब अगर ये 9,31,000 से कम है तो ये नेगेटिव बैलेंस शीट का काउंट होती है। इसमें हमें कई तरीके के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, कई तरीके की कंसिडरेशन लेनी पड़ती है। टर्नओवर कम है तो क्या जो डॉक्यूमेंटेड इनकम है उसके अलावा नॉन डॉक्यूमेंटेड इनकम बढ़ गई है, कुछ कच्चे की सेल होती है वो बढ़ गई है, तो वो बहुत सारी इलस्ट्रेशंस आगे आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल हमने एक इलस्ट्रेशन ली है कि अगर पॉजिटिव बैलेंस शीट यानी कि इससे पहले वाली में, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले वाले साल में कम थी, लगभग 2 करोड़ के आसपास थी, फिर 2,58,00,000 हुई, अब फिर से 2,12,00,000 हो गई। देखिए बहुत सारी बैलेंस शीट आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो कोविड इम्पैक्ट की वजह से कम हुई है जिनकी टर्नओवर, लेकिन कुछ माइनस में भी चली गई हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट उसमें कुछ में माइनस में दिखाया गया है। मैं वो भी इलस्ट्रेशन आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक ऐसी इलस्ट्रेशन, कुछ एक ऐसी बैलेंस शीट है जहाँ पे आपके जो ईयरली इनकम है वो माइनस में तो नहीं है, नेट प्रॉफिट माइनस में तो नहीं गया है, लॉस की बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली पिछले साल की तुलना में वो कम है। देखिए ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 7,42,000 था जो कि अब 6,18,590, यानी कि कम हुआ है। तो ऐसी बैलेंस शीट में प्लस अगर ऑब्लिगेशन भी ऐड हो जाए तो वो किस तरीके से ट्रीट होंगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी 24,80,000 की बनती थी। मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, हमने 70% लिया, हमने यहाँ पे फोयर को भी 70% लिया, तब हमारी एलिजिबिलिटी 24 लाख की आ रही। अगर हम ये ऑब्लिगेशन जीरो कर देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन हमने ले लिया है क्योंकि वो 6 महीने से, क्योंकि रिसेंट में ही होगा तो ऑब्लिगेशन तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके ऑब्लिगेशन के साथ साथ मैं और भी इलस्ट्रेशन लेके आ रहा हूँ जो कि ज्ञानवर्धक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। ये बैलेंस शीट यहाँ पे हमने एक लॉस की बनाई थी लेकिन नेगेटिव है,
नेगेटिव तो है, लेकिन एक बैलेंस शीट होती है जिसमें आपका नेट प्रॉफिट माइनस में दिख रहा है। यहाँ पे जो 6,18,590 रुपये आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको माइनस में दिखा दूं, यानी कि कंप्लीट लॉस बैलेंस शीट, तब हम कैसे एलिजिबिलिटी निकालेंगे, उसके भी तरीके हैं। तो ये वो सारी जानकारियां थीं जो आपने अभी एकत्रित करी कि किस तरीके से हम लोग एक बैलेंस शीट को जब इवैल्यूएट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किस तरीके से हम लोगों को उसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए लोन देते समय। लोन देते समय या अगर आपकी बैलेंस शीट है तो आप खुद भी इस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जब लोन लेने जाते हैं तो क्या क्या तथ्य, क्या क्या पॉइंट्स उसमें इवैल्यूएट किए जाते हैं। ये सारी जानकारियाँ इसलिए नहीं है कि मैं सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ आप लोगों को, बल्कि इसलिए भी है कि आप लोग अपने केस के लिए, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं और आपके कोई फाइनेंशियल्स इस तरीके के हैं, तो आपको जानकारी एकत्रित पूरी होनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी इस इन्फॉर्मेशंस का या पहली बात तो फ़ायदा ना उठा सके, और दूसरे आप इतने जागरूक हों कि कोई आपको बेवकूफ़ बना के आपके साथ ठगी ना कर सके। देखिए, कोई भी लोन की फ़ाइल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती। एज पर बैंक पॉलिसी शायद ही 5% फाइलें आती हैं हमारे पास जो कि लोन की पॉलिसी के हिसाब से पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। बाकी की जो 95% फाइलें, क्या उनके लोन नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डेविएशंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ अप्रूवल्स होते हैं जो हमें हायर अथॉरिटी से लेने पड़ते हैं, कुछ रिस्क असेसमेंट करने होते हैं। मैंने रिस्क असेसमेंट की भी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। ये सब जानकारियाँ हैं, इन जानकारियों के बेस पे ही आप सजग और जागरूक रह सकते हैं। और जिनको जानकारी नहीं है उनका कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं, बड़ी मोटी रकम ऐंठ लेते हैं लोन दिलाने के नाम पे, जिसके मैं हमेशा से खिलाफ रहता हूँ। सर्विस चार्ज एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी को बेवकूफ़ बना के उसकी ठगी करना ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसके लिए आपको अपने अधिकारों के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति जागरूक और सजग होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा इस वीडियो को लाने का मकसद। तो चलते हैं आपके सवालों की तरफ। सबसे पहले आपके सवाल लेते हैं। तो कुलदीप जी लिखते हैं, कुलदीप जी कहते हैं कि सर, कार लोन सेंक्शन हुआ मार्च 2023, पर उस टाइम CSD का पोर्टल क्लोज था और अब अप्रैल 2023 में बुरा होगा क्या स्टार्टिंग से? देखिए, ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा। अगर पोर्टल उस समय क्लोज था तो ये जाहिर सी बात है एंड ऑफ द मंथ की बात रही होगी, जहाँ पे पोर्टल क्लोज कई बार हो जाता है या पोर्टल का सिस्टम कई बार सर्वर डाउन हो जाता है। इसके लिए आप अपने बैंक अधिकारी से एक बार संपर्क कर लीजिए। बुरा कुछ नहीं होगा। बुरा तब होता है जब आप कुछ फ्रॉडुलेंट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करते हैं तो बैंक उस पर कार्रवाई करता है, तब सोचा जा सकता है कि कुछ बुरा हो। आपने जब सारी चीज़ें जेन्युइन करी हैं और पोर्टल बनता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बार अपने बैंक अधिकारी से संपर्क करिए, वो आपको इसके आगे की जानकारी दे देंगे। पोर्टल अमूमन एक तो कुछ टाइम के लिए मेंटेनेंस की वजह से भी कई बार क्लोज हो जाते हैं। एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग में भी कुछ मेंटेनेंस की वजह से पोर्टल हैवी लोड की वजह से भी बंद हो जाते हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। योगेश जी लिखते हैं कि लोन लेने के बाद यदि बोरोवर उस संपत्ति या दुकान का बैनामा करके किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है क्या धोखे से? योगेश जी, आप खुद ही लिख रहे हैं धोखे से, और धोखा कभी भी आपको सही रिजल्ट नहीं देता। धोखा देना किसी को या किसी के साथ कोई इन्फॉर्मेशन छुपाना, वो भी धोखे के ही बराबर है। आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे, दिस इज़ ऑल्सो काउंट इनटू द फ्रॉडुलिटी। मेरा एक दूसरा चैनल भी बहुत जल्द आने वाला है जहाँ पे मैं लॉ से रिलेटेड यानी लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड सारे जानकारियाँ आपके लिए लेके आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी उसकी जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन योगेश जी, जब आप किसी लोन को लेते हैं, संपत्ति दुकानें का उसका बैनामा कर देते हैं, बैनामा करने के बाद आपने बेच दिया, उस पर उसने लोन भी ले लिया होगा शायद, या आपने उस पर लोन ले लिया, आपने लोन लिया हुआ है, आपने जो परचेज़र है उसे बताया नहीं, या उसके साथ मिलके बैंक को नहीं बताया कि आप ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। नहीं, ये गलत है। देखिए, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे इस तरीके की धोखाधड़ी से बैंक बचता है। सरसाई चेक किया जाता है। दूसरा, जब हम SRO में जाते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा रजिस्ट्री होता है, बैनामा होता है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज रहती है। जब बैंक कभी भी लोन देता है किसी प्रॉपर्टी पे तो वो उसका सरसाई क्रिएट करता है। दूसरी बात ये कि वो SRO में टाइटल सर्च कराता है। आप बेच देंगे, अगर उस व्यक्ति ने जिसने ख़रीदा है या उसने आगे कभी किसी बैंक से उसको सर्च करा लिया तो उसमें आपका नाम आ जाएगा प्रॉपर्टी में कि आपने इस प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है।
तो आप फ्रॉडुलेंट में फंस जाएंगे। दैट इज़ अंडर सेक्शन 420। और भी बहुत सारी धाराएं लगेंगी, सरकारी कागजात से छेड़छाड़ करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना। आप बिल्कुल इस चीज़ से बच के रहिए। आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आप किसी दुकान या किसी प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखा है ऑलरेडी और आप उसे बेचना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मेल के जरिए या आप किसी लेटर के जरिए भेज सकते हैं, या आप उस प्रॉपर्टी को बेच दें। फिर जो बैंक का पैसा है पहले अपनी प्रॉपर्टी छुड़ा लें रजिस्ट्री होने से पहले। आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है जब तक आपके पास नहीं आएगी तब तक आप एसआरओ में भी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, या वहाँ पे भी झूठ बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए आप पहले अपनी रजिस्ट्री को एग्जीक्यूट करने से पहले वो लोन ख़त्म करके वहाँ से पेपर अपने पास ले आइए। फिर आप एसआरओ में जाके अपनी रजिस्ट्री करा दीजिए। इसको भी बेचना है बेच सकते हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों से बच के रहिए, धोखेबाजी से बच के रहिए और इस तरीके की प्रैक्टिस से बच के रहिए। हाँ, ये आप कर सकते हैं लेकिन सही तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी में मैं आपके साथ फिर से कुछ इसी तरीके की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड 2 और वीडियोज़ हैं जो लेके जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।